नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन, स्वागत, मोस्ट वेलकम। हम विज्ञान विषय में आज की कक्षा में चर्चा करेंगे दैनिक जीवन में रसायन। तो हम दैनिक जीवन में बहुत सारे रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, जिनमें कुछ खाद्य पदार्थों की अगर अपन चर्चा करें और वस्त्रों की अपन चर्चा करें, अनेक प्रकार की औषधियों की अपन चर्चा करें, साबुन अपमार्जक की अपन चर्चा करें और भवन निर्माण में जैसे सीमेंट वगैरह है, मतलब अनेकों रासायनिक पदार्थ जिनको हम दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं। अगर देखा जाए तो हमारा जो जीवन है वो इन रासायनिक पदार्थों के बगैर असंभव सा हो जाता है। अर्थात अपन को जीने के लिए अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, उनके बगैर अपन कल्पना नहीं कर सकते कि हमारा जीवन संभव होगा क्या। तो आज की कक्षा में हम प्रारंभ करते हैं अम्ल को लेकर। अम्ल जो है ये भी एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिसको अपन बहुतायत अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं। अम्ल को अंग्रेजी भाषा में प्रेम से एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिड कहा जाता है। और ये जो है एसिड शब्द ये लिया गया है लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा का एक शब्द है एसिडस। एसिड्स शब्द है उससे लिया गया है। एसिड शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, एसिड्स का अर्थ क्या होता है? खट्टा। मतलब जो अपने अम्ल है ये लैटिन भाषा का एक एसिड्स शब्द है उससे लिया गया है और इसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। अर्थात जिन पदार्थों में अम्ल पाया जाता है वे पदार्थ क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। या मैं यूं कहूं कि जो पदार्थ खट्टे होते हैं उनमें कोई सा ना कोई सा अम्ल जरूर पाया जाता है। मैक्सिमम कंडीशन में जो खट्टे पदार्थ हैं उनमें अम्ल पाया जाता है। तो रासायनिक पदार्थों के खट्टे होने का कारण क्या है? उनमें पाया जाने वाला अम्ल। तो मैं कुछ रासायनिक पदार्थों का जैसे जिक्र करता हूं। जैसे अपन बात करें सिरके की, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा था और पिछली कक्षा में भी अपन ने अध्ययन किया था जब अपन कार्बनिक पदार्थों का नामकरण कर रहे थे। तो सिरका जो है इसके अंदर पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। फिर मैं बात करूं इमली की। इमली के अंदर अम्ल पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। मैं बात करूं अपने लाल चींटी के डंक की। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह होता है अपने फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल। फिर अपन बात करें जठरस में। आपको पता होगा पाचन तंत्र में जो अपना आमाशय होता है उसमें जो जठरस पाया जाता है उसमें कौन सा अम्ल होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर अपन बात करें दूध की। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ जिनमें कुछ विशेष प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन अम्ल के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ रासायनिक पदार्थ अपने देखे जिनमें अम्ल पाए जाते हैं। अब मैं बात करूं अम्ल की मुख्य विशेषता। अम्ल की मुख्य विशेषता एक तो होगी स्वाद में खट्टे होते हैं। एक तो स्वाद में कैसे होते हैं? ये स्वाद में तो होते हैं खट्टे। ठीक है,
और दूसरी इसकी विशेषता होगी ये नीले लिटमस को इनका जब लिटमस परीक्षण करते हैं तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। कौन? अम्ल। देखो अम्ल और क्षार में आपको बता दिया जाता है कि नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीले कर देते हैं। कई बार अपन को कंफ्यूजन हो जाती है कौन नीले को लाल कर रहा है और कौन सा लाल को नीला कर रहा है। तो इसके लिए अपन दो लड़कियों के नाम देखते हैं, कोई अन्यथा ना ले। एक तो है अनिला, एक तो अनिला नाम हो गया और दूसरी लड़की का नाम है शालानी। एक तो अनिला और एक शालानी, ये दो लड़कियां हैं। इनके नाम अगर आप याद रखोगे तो आपको आसानी से अम्ल और क्षार के लिटमस परीक्षण का अध्ययन आप बता सकते हो कि कौन लाल को नीला करता है, कौन नीले को लाल करता है। अगर अपन इसको देखें अनिला, अनिला में अम्ल जो है वो नीले को क्या कर देंगे? लाल। ए का मतलब अम्ल, नी का मतलब नीला और ला का मतलब लाल। मतलब अम्ल जो है वो नीले को लाल कर देते हैं। और क्षालानी में क्षा का मतलब क्या हो गया? क्षार, ला का मतलब क्या हो गया? लाल और नी का मतलब क्या हो गया? नीला। कहने का मतलब क्या हुआ? अम्ल नीले को लाल कर देते हैं और क्षार लाल को नीला कर देते हैं। किसको? लिटमस पत्र को। साथ में ये लिखना भी जरूरी है, लिटमस पत्र को लाल से नीला और नीले से लाल कर देते हैं। अब अपन क्षारों के बारे में चर्चा करते हैं। अब अपन बात करते हैं क्षार, और इनको इंग्लिश में कहा जाता है बेस। क्षार जो होते हैं इनका मुख्य लक्षण हो गया, एक तो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। अम्ल स्वाद में कैसे थे? खट्टे। और क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। एक लिटमस को कौन से लिटमस को किधर बदलते हैं? अभी अपन ने देखा था क्षार जो है वो लाल लिटमस, क्षालानी, क्षालानी लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। कौन? क्षार। स्वाद इनका कैसा होता है? कड़वा। और लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। अब इनमें तीसरी विशेषता होती है साबुन जैसे, स्पर्श करने में साबुन के जैसे चिकने। साबुन जैसे चिकने होते हैं। साबुन जैसे चिकने होते हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जैसे NaOH, ये है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैं कहूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया NH4OH। ठीक है। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। मतलब बहुत सारे हाइड्रोक्साइड जो है वो क्षारों के अंदर आते हैं। ये हो गए अपने क्षार के एग्जाम्पल। अब अपन बात करेंगे लवण। लवण जो होते हैं वो अम्ल और क्षार दोनों से मिलकर के बने हुए होते हैं। एक बार आप इनको या तो नोटबुक में उतार लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन बात करेंगे लवणों की।
अभी मैं केवल इनके सामान्य गुणों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। इस अध्याय में अपन इनके बारे में डिटेल से भी अध्ययन करेंगे आगे की वीडियोस में। लवण और लवण जो होते हैं वो बनते हैं अम्ल और क्षार दोनों को मिलाने पर। अम्ल प्लस क्षार, इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है? लवण बनता है। अम्ल और क्षार दोनों को निश्चित मात्रा अनुपात में मिलाने से लवण बनते हैं। अलग अलग प्रकार के लवणों का निर्माण होता है। तो क्रिस्टल के रूप में होते हैं। इनकी विशेषताओं की बात करें तो ये क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। गलनांक और क्वथनांक इनके उच्च होते हैं। गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, ठीक है। और क्रिस्टलन जल भी पाया जाता है। क्रिस्टलन जल भी पाया जाता है। अब ये क्या चीज है? ये क्रिस्टलन जल क्या चीज है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। क्रिस्टलन जल जो है वो लवण के जो इकाई सूत्र होता है उसके साथ में जितने अणु जल के होते हैं उनको क्रिस्टलन जल कहा जाता है, क्योंकि लवण क्रिस्टल के रूप में होता है और लवण के साथ में जितने जल के अणु पाए जाते हैं, अणु सूत्र लिखते समय जब लवण का सूत्र लिखा जाता है तो उसके सूत्र के साथ में कुछ जल के अणु भी लिखे जाते हैं। जैसे मैं बात करूं अपने फिटकरी, तो फिटकरी का सूत्र क्या होता है? K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल ट्राइस डॉट 24H2, ठीक है। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल ट्राइस डॉट 24H2। तो यहां पर जो 24H2 मतलब जल के कितने अणु हैं? 24 अणु जल के हैं। ये यहां पर क्या है? क्रिस्टलन जल है। क्या है? क्रिस्टलन जल, ठीक है। यहां पे परिभाषा को लिख देते हैं। लवण के इकाई सूत्र में जल के अणु, जल के अणु, लवण के इकाई सूत्र में जल के जो अणु होते हैं उनको अपन क्या कह देते हैं? क्रिस्टलन जल कह देते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने ये फिटकरी जो एक प्रकार का लवण है, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल ट्राइस डॉट 24H2। तो यहाँ पर फिटकरी के अंदर अगर आपको पूछा जाए क्रिस्टलन जल की संख्या कितनी होती है तो बताना आपको 24 अणु, ठीक है। और अब आप इसका एक बार एक लवण जो बनते हैं ये उदासीनीकरण क्रिया है। कौन सी? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण क्रिया का मतलब क्या हुआ? अम्ल और क्षार के मिलने से, जैसे HCl प्लस NaOH, ये अपना HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है। ये तो कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? लवण और जल। लवण का मतलब जैसे NaCl बनेगा, इनसे क्या बनेगा? NaCl, और OH और H दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? H2O। क्या बनाएंगे? H2। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, अम्ल में से तो हाइड्रोजन आयन निकलेगा और क्षार में से हाइड्रोक्सिलिक आयन निकलेगा। इन दोनों के मिलने से क्या बना? H2O बना, जल बना। जल बनाने के लिए वापस देखें एक बार आप, HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्लों में से तो हाइड्रोजन आयन निकलता है और क्षारों में से हाइड्रोक्सिलिक आयन। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? जल बनता है। और साथ में अपने लवण बनाई है। ये तो क्या हो गया? लवण, और ये क्या है? जल। और ये अपना अम्ल है, और ये क्या है? क्षार। साथ में उष्मा भी बाहर निकलती है। क्या निकलती है? उष्मा भी बाहर निकलती है। तो ये क्या हो गया? अम्ल प्लस क्षार के मिलने से लवण और जल बनते हैं, साथ में उष्मा बाहर निकलती है। तो ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अपन ने
छठवें पाठ में रासायनिक अभिक्रियाओं के अध्याय में अपन ने इस उदासीनीकरण के बारे में चर्चा की थी और ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी, क्योंकि ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कर दिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गई लवण बनाने की प्रक्रिया। अब अपन कुछ परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें अम्ल और क्षार के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपन बात करते हैं अम्ल क्षार की परिभाषाओं के बारे में। अम्ल क्षार को सर्वप्रथम परिभाषित करने वाला वैज्ञानिक था आरेनियस। कौन था? आरेनियस। आरेनियस ने 1887 में सर्वप्रथम इन्होंने अम्ल और क्षार की परिभाषा दी और इनके अनुसार अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। इन्होंने अम्ल की परिभाषा बताई कि जो रासायनिक पदार्थ जल में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन H+ आयन जो है हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर अपन बात करें HCl, इसको अगर तोड़ा जाता है जलीय विलयन में इसका अपघटन कराया जाता है तो H+ आयन अलग हो जाता है और Cl आयन अलग हो जाता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल अपना, जैसे HNO3 की बात करें तो ये टूटेगा जलीय विलयन में हाइड्रोजन और NO3 में, ठीक है। और फिर अपन बात करते हैं जैसे थर्ड एग्जांपल H2SO4 की। H2SO4 ये टूटेगा हाइड्रोजन के 2 अणुओं में और SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज है। इस प्रकार जो अम्ल है वो जलीय विलयन में क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन। तो आरेनियस ने क्या बताया कि जलीय विलयन में अपघटित होकर के जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और क्षार की परिभाषा उन्होंने क्या बताई कि जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर के हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्षार के बारे में क्या बताया? क्षार की परिभाषा इन्होंने दी, जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर के जलीय विलयन में अपघटित होकर कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोक्सिल अर्थात OH-। हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। आरेनियस ने 1887 ईस्वी में बताया कि जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। अब क्षारों के अपन एग्जाम्पल की अगर बात करें तो NaOH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको तोड़ने पर जलीय विलयन में सोडियम अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्सिल आयन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लें, इसका भी पोटेशियम अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्सिल आयन क्या हो जाएगा? अलग। अर्थात जो पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH- नेगेटिव चार्ज वाले जो विलयन में जलीय विलयन में अपघटित करते हैं उनको क्या कह देते हैं? क्षार कह देते हैं। ये बात किसने बताई थी? आरेनियस ने बताई थी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम देखते हैं कई जगह पर प्रबल अम्ल लिखा होता है, कहीं पर दुर्बल अम्ल लिखा होता है, कहीं पर प्रबल क्षार होता है, कहीं पर दुर्बल क्षार होता है। इनमें क्या फर्क होता है?
प्रबल अम्ल का मतलब होता है जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, जल में पूर्णतया अपघटित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रबल। चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं वो प्रबल कहलाते हैं, चाहे तो अम्ल हो चाहे क्षार हो। जल में पूर्णतया आयनित या अपघटित भी कह सकते हैं अपन को, जो जल में पूर्णतः आयनित या अपघटित हो जाते हैं वो प्रबल कहलाते हैं, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो। जल में पूर्णतया अपघटित क्षार, अपघटित अम्ल, ठीक है। और दुर्बल जो है वो क्या होंगे? जल में पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं, पूर्णतया अपघटित नहीं होते हैं, कुछ मात्रा में अवशेष रह जाते हैं। जल में पूर्णतया अपघटित नहीं होते, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो। जल में पूर्णतया अपघटित नहीं होते, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षार कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन बात करें तो प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल आप सबको पता है, जैसे HCl है, ये जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। HCl है, H2SO4 है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, और दूसरा अपन ले लेते हैं जैसे HNO3, NHO3, HNO3, ये क्या है? प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल की अगर अपन बात करते हैं, H2CO3 है या CH3COOH है, ये क्या है? अम्ल है, लेकिन कैसे अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। ये भी अम्ल है और ये भी अम्ल है, लेकिन ये क्या है? जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, इसलिए प्रबल अम्ल है। ये जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते, इसलिए क्या है? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल क्षार की अगर अपन बात करें तो प्रबल क्षार हो गया जैसे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? अपने प्रबल क्षार। दुर्बल क्षारों की अगर अपन बात करें तो दुर्बल क्षारों में देखो NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, ये हो गया अपना अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें MgOH का होल ट्वाइस, ये दोनों क्या है? दुर्बल क्षार है, क्योंकि ये जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, इसलिए इनको क्या कह दिया गया? दुर्बल क्षार कह दिया गया। अम्ल क्षार की हमारी जो आर्यनियस परिकल्पना है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखना होगा, अम्ल और क्षार के बारे में आर्यनियस की संकल्पना केवल यही बता पाई कि जो हाइड्रोजन आयन, जलीय विलयन में जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं, और जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षार होते हैं। अगर जिन पदार्थों के पास में मान लो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, उनके बारे में अपन अम्ल और क्षार की परिभाषा किस प्रकार देंगे? उसके लिए ये आर्यनियस की परिकल्पना सफल नहीं हो पाई, इसलिए नए वैज्ञानिक आए और उनका नाम है ब्रांस्टेड लोरी, और इन्होंने जो मिश्रित रूप से जो परिकल्पना दी उसका नाम दिया गया अम्ल क्षार की ब्रांस्टेड लोरी परिकल्पना। उसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।